हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स क्या होते हैं? वो सभी चीज़ें जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, रिसोर्सेज कहलाती हैं, बशर्ते उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हों, जैसे वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हों, इकोनॉमिकली फिजिबल हों यानी अफोर्डेबल हों, और कल्चरली एक्सेप्टेबल हों यानी सोशल एक्सेप्टेंस उनको मिलनी चाहिए, कोई इलीगल चीज़ें ना हों। नेक्स्ट है आपकी बुक में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को हम कई आधारों पर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है उनके ओरिजिन के बेस पर, यानी वो बायोटिक या एबायोटिक हैं। मतलब बायोटिक में आ जाएगा नेचुरल थिंग्स और एबायोटिक में मैन मेड थिंग्स। नेक्स्ट उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी उनके ख़त्म होने के आधार पर वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे या वो रिन्यू करने लायक हैं। तो इसमें दो हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगला है ओनरशिप के आधार पर कि उसका ओनर कौन है, कोई इंडिविजुअल उनका ओनर है या कम्युनिटी यानी समुदाय उनका ओनर है, या कोई देश यानी नेशनल उनका ओनर है, या वो इंटरनेशनली सबके लिए एक्सेसिबल है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल स्टेटस, क्या है उनका, यानी पोटेंशियल, यानी जो अभी तक यूज़ नहीं किए जा सके हैं लेकिन उनमें पोटेंशियल है। दूसरा है डेवलप्ड, जिनका सर्वे किया जा चुका है और वो रेडी टू यूज़ हैं। नेक्स्ट है स्टॉक, यानी जिनको यूज़ करने के लिए अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। और अगला है रिसोर्सेज, रिजर्व्स, जो रिजर्व के रूप में रखे गए हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इस प्रकार से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना कि फ्यूचर नीड्स की आवश्यकताओं के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, यानी हम एग्जॉस्ट ना कर दें सारे रिसोर्सेज को, वाइजली उन्हें इस्तेमाल करें। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। और इसके लिए फर्स्ट समिट हुआ था रियो डी जेनेरो में 1992 में, जिसमें सभी देशों के हेड्स ने पार्टिसिपेट किया था और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन पर जोर दिया गया था। एक एजेंडा 21 बनाया गया था। ये एक ऐसा प्लान था जिसमें दुनिया के सभी देशों ने कुछ गोल सेट किए, जो सारे देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और गरीबी और बीमारी को हटाने यानी इरेडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी बुक में रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बुक में बोर्ड्स में क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसके 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद एक प्लान स्ट्रक्चर बनाना होगा। उसके बाद उस प्लान को, रिसोर्स प्लान को अपने रिसोर्सेज से मैच करना होगा, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। और फिर उस पूरे प्लान को नेशनल डेवलपमेंट के क्या गोल्स हैं उसके साथ मैच करना होगा, यानी गोल्स को पूरा करने में उस प्लान को इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया। तो इंडिया की जो लैंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है प्लेन्स में, यानी 43% प्लेन्स हैं हमारे देश में, 30% माउंटेन्स हैं और प्लेट्यू हैं 27%। लैंड डिग्रेडेशन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आता है। तो जो भूमि का निम्नीकरण जिसे आप कहते हैं, वो क्यों हो रहा है? वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा ओडिशा में देखने को मिलता है। ओवर ग्रेजिंग, यानी पशुओं को बहुत ज़्यादा चराना, ये गुजरात और राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखा गया है। सिंचाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये है पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा देखा गया है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन वहीं हुई थी। और माइनिंग, जो झारखंड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इन सारे रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लैंड रिसोर्सेज किसी भी देश के इम्पॉर्टेंट असेट होते हैं और उसको बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ पौधे लगाना, फिर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग पर ध्यान दिया जाए, ओवर ग्रेजिंग कहीं ना हो, शेल्टर बेल्ट्स लगाई जाए, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज किया जाए। सॉइल एज ए रिसोर्स नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में। तो इसमें दिए गए हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल। तो एलिवल सॉइल है जो हमारी नॉर्दर्न बेल्ट्स में देखने को मिलती है, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है और
भांगर और खादर में डिवाइडेड है। भांगर का मतलब है ओल्ड एलुवियल सॉइल और इसमें कंकड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। खादर जो है वो न्यू होती है और भांगर से ज़्यादा फर्टाइल होती है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, जिसे रैगर या कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि इसमें कॉटन उगाई जाती है और ये डेक्कन ट्रैप में मिलती है और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम से रिच होती है। अगली है लैटराइट सॉइल, जो कि हाई टेम्परेचर में बनती है और हैवी रेनफॉल के कारण बनती है। हाईली लीज्ड है ये और टी और कॉफ़ी के लिए इस्तेमाल की जाती है उगाने के लिए, अगर इसको अच्छी तरह से मैन्योर किया जाए यानी इसमें खाद डाली जाए। नेक्स्ट सॉइल है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल यानी सूखी मरुस्थलीय मिट्टी। ये रेड से ब्राउन कलर की होती है, टेक्सचर में सैंडी और सेलाइन होती है यानी नमक का कंटेंट होता है इसमें और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। फॉरेस्ट सॉइल यानी जो जंगलों की मिट्टी होती है, ये हिली एरिया में पाई जाती है और लोमी सिल्टी इसका टेक्सचर होता है और अपर स्लोप्स में पाई जाती है। थोड़ी सी कोर्स यानी उसमें ग्रैनुअल्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का बह जाना या उड़ जाना। तो इसमें है टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। तो एक है गली इरोजन, जो कि पानी और डीप चैनल्स के कारण हो जाता है। अगला है शीट इरोजन यानी ज़मीन के ऊपर से पूरी एक लेयर शीट की तरह से उतर जाती है, जो कि बारिश के कारण या तेज़ हवाओं के कारण होता है। तो सॉइल को कंजर्व किया जाना बहुत ज़रूरी है और उसके क्या मेथड हैं? कॉन्टोर प्लगिंग यानी कि कॉन्टोर लाइन के साथ साथ पेड़ लगाए जाएं ताकि पानी का जो बहाव है उसे कम किया जा सके। अगला है टेरेस फार्मिंग। तो स्टेप कट करके टेरेस फार्मिंग की जाए। स्ट्रिप क्रॉपिंग, पेड़ों को स्ट्रिप्स की तरह लगाया जाए बीच बीच में क्रॉप्स के, ताकि जो हवा का बहाव में तेज़ी है, जो फोर्स है, उसको कम किया जा सके। और अगला मेथड है शेल्टर बेड्स लगाने का, यानी पेड़ों को लाइनों में एक रो की तरह से लगाया जाए ताकि जो सैंड ड्यून्स हैं उनको स्टेबलाइज किया जा सके। तो इतना ही था आपके चैप्टर 1 में। अगर आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लोगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी फ़ायदा ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द ही। थैंक यू।